नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार को सवाल जवाब श्रृंखला यानी कि Q&A सेशन रहता है और आज हम आपके सवालों के जवाब पूछते हैं हमारे साथ मौजूद डॉक्टर एस रंजन जी से, जो कि एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और MBBS भी हैं। तो आपके सवालों के ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब उनसे ले पाएं, इसलिए शुरू करते हैं श्रृंखला को। उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते जी। सर, आज सवाल जवाब श्रृंखला है। हमारे व्यूअर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं अपने सवालों के जवाब आपसे जानने के लिए। तो अब देर ना करते हुए श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला सवाल सुनते हैं। पहला सवाल हमें भेजा है सीता चंदवानी जी ने, जो कि गुजरात से हैं, 55 साल की हैं। तो सुनते हैं इनका सवाल। नमस्ते जी, मैं सूरत गुजरात से हूँ। मेरा नाम सीता चंदवानी है। मेरी उम्र 55 ईयर्स है। मुझे 2.5 महीने से आंखों में इन्फेक्शन है, लाल हो जाती हैं आंखें। तो कृपया समाधान बताएं। मैं मेडिटेशन कोर्स करती हूँ। आँखों के इन्फेक्शन के मामले में सबसे आसान तरीका है कलर थेरेपी। ब्लैक कलर को हम LI1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे लगाएंगे। LI1 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है कि यांग मेरिडियन है और ये आँखों के से कनेक्टेड है। हमारा ये आपको दिखाया जा रहा है चित्र। इस LI1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आपको बड़ा सा काला रंग का डॉट लगाना है और LI1 जैसे नाखून के जड़ पे है, जो दूसरी जड़ होगी दूसरे साइड की, उसी नाखून के वहाँ पे भी आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं। दोनों जगह पे आप ब्लैक कलर लगा लेंगे तो ब्लैक कलर जो है वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक करता है। एनर्जी मेडिसिन में इन्फेक्शन को हम एक्सेस यांग ची कहते हैं। तो जो ब्लैक कलर है वो यांग ची को कम करेगा और इन्फेक्शन धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगेगा। कलर थेरेपी के अलावा हम अपने आप को रिलैक्स रहना सीखें। जब हम रिलैक्स रहते हैं तो हमारे भीतर पृथ्वी तत्व प्रॉपर होता है। तो आपको योग निद्रा का अभ्यास भी करना चाहिए और टाइम टू टाइम प्रकृति के पास और पृथ्वी के पास जाना चाहिए। जितना आप प्रकृति के पास, पृथ्वी से जुड़े रहेंगे, उतना आपके भीतर पृथ्वी तत्व जो है वो अच्छे से रहेगा, प्रॉपर रहेगा। पृथ्वी तत्व अगर हमारे भीतर संतुलित हो तो इन्फेक्शन होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं सीता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगी, रिलैक्स होने की प्रक्रिया यानी कि योग निद्रा को अपनाएंगी। आशा है कि आपका जो आई इन्फेक्शन है वो बहुत जल्द ही हील हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अब आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है संजीव शर्मा जी का, ये हरियाणा से है। तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। सर, मेरा नाम संजीव शर्मा है। अंबाला हरियाणा से हूँ। मेरी उम्र 50 वर्ष है। जब भी मैं ध्यान करता हूँ कुछ समय पश्चात मुझे कोल्ड हो जाता है या साइनस, नाक में से पानी बहने लगता है। और कोरोना काल में जब मैंने ध्यान किया मास्क लगाकर तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई, परंतु अब भी अगर मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है। संजीव जी, अगर आपको मास्क लगाने से अगर आपको लगता है कि इससे आपको कोल्ड नहीं होता है तो आप इसको ट्राई कर देख लें। घर पर बैठे हुए जब अगर हम मास्क लगा कर ध्यान में बैठे तो इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है ना। जैसे भी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जब चूँकि सांसें स्लो हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि हम रिलैक्स हो रहे हैं। तो अगर मास्क पहनकर भी ध्यान करें तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मास्क लगाने मात्र से कैसे कोल्ड से हम बच जाएंगे, लेकिन ठीक है, कई बार ना कोई चीज़ें हमारे भीतर कोई धारणा बन जाती है। ये प्लेसिबो इफेक्ट भी अगर हो तो प्रैक्टिकल लेवल पे तो ठीक है ना, हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो एक तो टेम्पररी इलाज जो आपको लग रहा है वो भी आप करें, मास्क पहनकर ध्यान में बैठें। हाँ, अगर हम इसको समझें कि ये जो कोल्ड होता है ये क्या होता है, ध्यान के बाद होता है या ऐसे ही कोल्ड भी होता है, तो भी हम क्या करेंगे। देखिए, कोल्ड जो है वो हमारे फेफड़े में, लंग्स में हो रहा है। तो जो लंग्स की जो नाड़ी है, लंग मेरिडियन है हमारी कलाई पर, LU9 और LU7, यहाँ पर 3 बड़े अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं।
हमें इस LU9 से LU7 को मसाज करना है। देखिए मेरे बात का ध्यान दीजिएगा, LU9 से LU7 यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में मसाज कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो इंची है उसे थोड़ा कम कर रहे हैं। तो LU9 को मसाज करेंगे। LU9 ह्यूमिडिटी पॉइंट कहलाता है और LU9 के मसाज करने से ना जो बहने वाली कोल्ड है वो नहीं होती है। और LU9 से LU7 यानी कि ऊपर से हम नीचे की तरफ कलाई से एल्बो की तरफ मसाज करेंगे। सिर्फ इसी डायरेक्शन में मसाज करना है और दोनों हाथों में करना है। हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट हमेशा हमें दोनों हाथों में करना है, जब तक बोला नहीं जाए कि इसे इस तरफ करना है। तो LU9 से LU7 मसाज करने से इंची कम होगी, तो ब्लॉकेज अगर होगा तो ब्लॉकेज भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आप और भी ज़्यादा काम करना चाहते हैं, किसी योगा टीचर से मिलकर एक बार आप जल नीति की क्रिया सीख लें। जल नीति बहुत आसान है। गुनगुने पानी को, उसका स्पेसिफिक पॉट होता है, हम एक तरफ से पानी डालते हैं और सिर को टिल्ट करते हैं। कुछ भी नहीं करना होता है, मुंह खोल के हम सांस लेते हैं, अपने आप पानी अंदर से निकल के दूसरी नाक से गिरने लगता है। तो ये जो अंदर का जो ब्लॉकेज है वो हमारा वो क्लियर हो जाता है। जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम हो या कोल्ड बार बार होता हो, उनके लिए जल नीति बहुत काम की चीज़ है। तो आप ये भी सीख सकते हैं, लेकिन हाँ, यूट्यूब से देखकर जल नीति नहीं सीखना है, नहीं करना है। एटलीस्ट एक बार आपको किसी योगा टीचर या जो जानकार या जिसने कभी किया हो उसके सुपरविज़न में कर लेंगे। जो जल नीति के लास्ट में, जल नीति जब ख़त्म हो गई है, तब जो यहाँ का जो पानी निकालने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में वहाँ पर अगर वाटर ड्रॉपलेट रहे तो कभी कभी तकलीफ़ हो सकती है। यूट्यूब से देख कर सब चीज़ नहीं सीखी जा सकती, नहीं की जा सकती। योगा टीचर का सुपरविज़न चाहिए। जल नीति का प्रयोग भी आपको फ़ायदा कर सकता है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं संजीव जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप LU9 से LU7 की ओर मसाज करेंगे। जल नीति का जो प्रोसीजर सर ने बताया उसके बारे में आप सोचेंगे। आशा है कि आप अगर आपको प्रॉब्लम फिर भी कंटिन्यू रहती है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को कैरी करने के यूज़ करने के बाद में भी, तो आप एक अच्छे योगा प्रशिक्षक से आप ये जानें और समझें कि जल नीति कैसे करते हैं, उसको अपनाएंगे तो आशा करते हैं कि आप बहुत जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। तो सर इसी के साथ हम बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रूपाली डेरिया जी का, ये मध्य प्रदेश से हैं। तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। आत्मवंदन सर, मेरा नाम श्रीमती रूपाली डेरिया है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी उम्र 38 साल है। सर मेरे लोअर बैक पेन में बहुत तेज़ दर्द होता है। अब ये दर्द मेरी राइट साइड की पैल्विक बोन में भी जा रहा है। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं अगस्त 2021 से कंटिन्यू ध्यान कर रही हूँ और ये दर्द बहुत तेज़ होता है। प्लीज़ हेल्प कीजिए। हमेशा हमें अपना सवाल डिटेल में भेजना चाहिए। दर्द आपको कब शुरू होता है, कब बढ़ता है, कब घटता है। जब आप बोल रहे हैं कि तेज होता है तो अगर डिटेल बताते तो अच्छा रहता। लेकिन चलिए, बैक पेन काफ़ी कॉमन कंडीशन है, पता होता है कॉमन बैक पेन है। उसमें हम 2 एक्यूप्रेशर पर विशेष काम करते हैं। हमारी कलाई पे है TW5 और हमारे पैर में है K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट। TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो कलाई पर, रिस्ट पे 3 अंगुल के रखने पर बाहर की तरफ, तीसरी अंगुल जहाँ पर आती है वहाँ पर सेंटर में है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। अपने दोनों हाथों में इस TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको अच्छे से 2 से 3 मिनट मसाज करना है, दिन में 3 बार। TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करने से हमारी बॉडी में जो किडनी का जो एरिया है, जो बैक पेन में होता है, ज़्यादातर बैक पेन हमारी किडनी के वीकनेस से, किडनी की ऊर्जा के डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होने से होता है। तो TW5 एक्यूप्रेशर पॉइंट जब हम मसाज करेंगे तो बैक पेन ठीक होने लग जाता है। दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में है K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो एंकल से पीछे और 2 अंगुल ऊपर है। तो इस K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। दोनों पैर में आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपको किसी एक पैर में ही K7 पे दर्द मिले। जिस पैर में K7 पे दर्द मिले उस पैर पे आपको मसाज करना है। ये 2 अंगुल ऊपर दिखाया जा रहा है, लेकिन कभी कभी ये 3 अंगुल या 4 अंगुल ऊपर भी हो सकता है। तो आपको चेक करके करना है। और साथ ही साथ आप हमारे परिवर्तन के एपिसोड्स देखें, यू कैन हील योर लाइफ। साइकोसोमेटिक रीजन अगर हम समझते हैं तो हर एक बीमारी को ठीक करने में फ़ायदा मिलता है। और बैक पेन में तो बहुत ज़रूरी है समझना।
अगर हम ऐसी धारणा हमारे भीतर बैठ जाए कि मुझे हेल्प और सपोर्ट नहीं मिलता है, मेरे लाइफ में मैं कमज़ोर हूँ, मैं लाचार हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये बैक पेन का एक कारण बनता है। तो आप यू कैन हील योर लाइफ बुक पढ़ेंगे, अफर्मेशन के कंसेप्ट को प्रॉपर समझेंगे, समझ के अफर्मेशंस करेंगे, तो वह भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इनका प्रयोग करें, आप ठीक हो सकते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि इनके में साइकोसेमेटिक रीज़न ये भी हो सकता है कि मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, हाँ। मुझे हेल्प नहीं मिल रही है, तो ये ऐसा भी कर सकती हैं कि अपने फैमिली मेंबर से एक बार बात भी कर सकती हैं इसके मामले में, हो सकता है कि वहाँ पर भी थोड़ी हेल्प मिल सके, क्या ऐसा कर सकते हैं? फैमिली मेम्बर के साथ ध्यान में बैठना ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर जी। हम फैमिली वालों को प्यार से समझाएं जी। कि हमें ध्यान में बैठना चाहिए, ध्यान में बैठने से हमारा हम सभी का हेल्थ अच्छा रहेगा, और फैमिली मेम्बर कोऑपरेटिव हों और ध्यान के लिए मान जाएं, तो ग्रुप मेडिटेशन से जब एक तो अच्छी एनर्जी बनती है, जी। और मेडिटेशन जब एक बार लाइफ में आ जाए तो हमारे भीतर पॉजिटिविटी और सब कुछ अच्छा धीरे धीरे होता ही है। तो अब यहाँ पर जब तक यू कैन हील योर लाइफ पूरी बुक पढ़ेंगे नहीं, जब तक परिवर्तन के सारे भी 15 एपिसोड देखेंगे नहीं, तब तक इनको एफर्मेशंस के डिटेल, माइक्रो डिटेल समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से बात करनी है ना। जी। तो ध्यान जो है, ग्रुप मेडिटेशन ज़्यादा हेल्प कर जाएगा उनको। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि यू कैन हील योर लाइफ पढ़ना है इनको, तो क्या सेल्फ लव की ही कमी है इनमें? क्योंकि 2021 से ये ध्यान कर रही हैं, तो ये कहाँ पर लैग कर रही हैं कि यहाँ पर इनको हीलिंग नहीं हो पा रही? देखिए, ध्यान जो है, बहुत लोग ध्यान जो है वो मैकेनिकल वे में करते हैं। जी। ध्यान एक मैकेनिकल चीज़ नहीं है, ध्यान की बहुत सारी बारीकियाँ हैं। ध्यान में हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं, सांसों पर ध्यान लगाने के बाद धीरे धीरे हमें ऊर्जा की अनुभूति महसूस होती है। हमारा मन शून्य होना चाहिए। अगर मन शून्य नहीं हो रहा है तो हमारा ध्यान अभी उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो सिर्फ कब से ध्यान कर रहे हैं या कितने घंटे ध्यान कर रहे हैं, सिर्फ वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर ठहराव, यहाँ पे शांति और शून्यता कितनी आई है हमारे मन में। जितनी शून्यता आएगी उतनी ऊर्जा हमारे चक्रों में उतरना शुरू होगी, और जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा उतरेगी तब हीलिंग होगी। तो घंटे काउंट ना करें, ये देखें कि आप यहाँ पर जीरो कितना होते हैं, और हमें अपने चक्रों के बारे में थोड़ा सा जानना है। हमारे चक्रास पे भी एपिसोड्स हैं डॉक्टर से पूछो में, आप चक्र के कंसेप्ट को ठीक से समझिए। चक्र को म्यूजिक थेरेपी से हम एक्टिवेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो जब ऊर्जा उतरेगी तब हीलिंग होती है। सिर्फ ध्यान में, मैकेनिकल वे में हम बैठें तो हमेशा हीलिंग तुरंत नहीं होती। थैंक यू सो मच सर इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए कि ध्यान सिर्फ मैकेनिकल वे में नहीं करना है, इसको समझ के करना है कि ऊर्जा किस तरह से हमारे शरीर में उतरती है और उसको हमें फील भी करना है, सो दैट जो ध्यान का प्रोसेस हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में फलीभूत हो, मतलब उसका रिजल्ट्स हमें बेटर मिले। ऊर्जा जब हमारे जीवन में आने लगती है तो हम ऊर्जा के खर्च को कम करना है। हम अगर ज़्यादा बोलते हैं जी, तो उसमें भी ऊर्जा खर्च होती है। जी। तो अपने बोलने को भी कम करना है, प्रिसाइज बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलना है। तब ऊर्जा अगर कम खर्च होगी तो ऊर्जा बचेगी, ऊर्जा बचेगी तो फिर ऊर्जा हमारी बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो हीलिंग हो जाएगी। जी सर, और कैसे फिर ऊर्जा को बचा सकते हैं? जैसा कि आपने एक बता दिया, तो मुझे और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, हमारे व्यूअर्स को भी हो रही है। जब भी हम बैठें तो हम दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला के बैठें, ओके, पैरों को क्रॉस करके बैठें। मेडिटेशन से हीलिंग कैसे होती है उस एपिसोड में हमने इसमें डिटेल में बात करी है। जी जी। अगर हम आलती पालती बैठते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्रॉस लेग पोस्चर, सोफे का प्रयोग, कुर्सी का प्रयोग ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। हमें स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो में हमने देखा है, दोनों हाथ और दोनों पैर आपस में मिले हुए हों तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो ऊर्जा बढ़ाने का तरीका सीखना है। हमें पूर्णिमा का उपयोग करना सीखना है। पूर्णिमा में ध्यान करते हैं तो ऊर्जा हमारी बढ़ती है। हमें पिरामिड के नीचे ध्यान करने बैठना है, पिरामिड से ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई सारे फार्मूलाज हैं, जितना हम समझेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम उनका उपयोग कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल का जवाब देने के लिए और इतना डिटेल में हमें बताने के लिए कि कैसे ऊर्जा काम करती है, कैसे मेडिटेशन को हम और बेटर बना सकते हैं। तो आशा करते हैं रूपाली जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन सभी चीज़ों को आप अपनाएंगी, अपनी ऊर्जा को सेव करेंगी और मेडिटेशन को मैकेनिकल वे में नहीं समझ के करेंगी। आशा है कि आप बहुत जल्द ही हील भी हो जाएंगी। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है प्रियंका कुमारी का, ये बिहार से है, तो सुनते हैं इनका सवाल। मैं प्रियंका कुमारी मधुबनी से, एज
38 साल है। मैं रांची में दिखवाई थी क्योंकि मुझे मानसिक बीमारी थी। वहाँ मुझे एक इंजेक्शन दिया गया, फ्लूसोल, FULSOL। उससे मैंने ठीक से बैठ पाती हूँ, 5 मिनट बैठती हूँ तो खड़ा होने का मन करता है, मन घबराने लगता है, ना ठीक से खड़ी हो पाती हूँ। खड़ी रहती हूँ तो चल के खड़ी रहती हूँ, और हमेशा देह में ऐंठन रहता है, हमेशा सोने का मन करता है, मन घबराता रहता है, माइंड कमजोर हो गया है, हमेशा चलने का मन करता रहता है, शरीर देह हाथ झुनझुनाता रहता है। उस इंजेक्शन की वजह से मुझे इतना हो गए हैं। बैठी रहती हूँ, उठ खड़ी होती हूँ, सोई रहती हूँ, फिर उठ खड़ी होती हूँ। जैसे आधा घंटा 1 घंटा तक बैठ नहीं पाती हूँ ठीक से। इसका क्या उपचार है? सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको एक इंजेक्शन दिया गया था जिसकी वजह से जो ये बता रहे हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। क्या यही कारण है कि हम हमेशा नो डॉक्टर नो मेडिसिन को बात करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के रिएक्शंस और ये गलत प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं? ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम चिंतन बहुत कम कर रहे हैं। बिल्कुल। हर एक दवा के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और कुछ कुछ दवाओं के कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जो सभी को नहीं होते। तो डॉक्टर बोलते हैं अरे ये तो ऐसा नहीं होता है, चल लो। लेकिन अगर रेयर साइड इफ़ेक्ट है, अगर 1000 लोगों में भी एक व्यक्ति को ऐसा साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, तो हम उसकी तरफ क्यों जाएं? हमें दवाओं से, इंजेक्शन से, सर्जरी से बचना चाहिए। और अगर थोड़ा सा हमारा सिस्टम अच्छा हो, ईमानदार डॉक्टर हो। एक किताब है डेथ बाय मेडिसिन, अमेरिका में 3 डॉक्टर ने और एक जर्नलिस्ट ने, 4 लोगों ने मिलकर ये किताब लिखी है। यूएस में ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि हार्ट अटैक के बाद, कोरोना और कैंसर के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो एलोपैथी दवाइयों से हो रही है, साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो रही है। लेकिन हम कॉमन मानसिकता में शॉर्टकट में जाते हैं, सोचते हैं किससे जल्दी हमारा ठीक हो जाए। जो प्राकृतिक उपचार है, जो आध्यात्मिक उपचार है, वही अच्छा उपचार है। हम इंजेक्शन से बचना चाहिए। लेकिन चलिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है तो अब क्या करें? अगर हमारे शरीर में कुछ ऐसा चीज़ चला गया है जो हमारे, इसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं, कि बैठते हैं तो तकलीफ़ होती है, खड़े होते हैं तो तकलीफ़ होती है, दोनों ही कंडीशन में तकलीफ़ हो रही है। तो यहाँ पे आपको डिटॉक्स की ज़रूरत है। अपने पूरे बॉडी को आपको अच्छे से डिटॉक्स करना पड़ेगा। अगर आप किसी नेचुरोपैथ से मिल सकते हैं, किसी नेचुरोपैथी सेंटर जा सकते हैं, तो हफ्ते के लिए, महीने के लिए आपको पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है। अगर पूरी बॉडी का डिटॉक्स होता है, बॉडी की अंदरूनी सफाई हो जाती है, तब उस इंजेक्शन का प्रभाव ख़त्म होगा। अगर नेचुरोपैथी सेंटर जाना संभव ना हो, नेचुरोपैथी डिटॉक्स करना संभव ना हो इन केस, तो आपको खुद से फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। फास्टिंग है कि 24 घंटे का हम फास्ट करें प्रॉपर, हफ्ते में 1 दिन फास्ट कर सकते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि 15 घंटे से 16 घंटे का हम फास्ट करें। सुबह हम 10 बजे हम ब्रेकफास्ट करें और फिर शाम में 6 बजे तक, हम 7 बजे तक हम अपना शाम का भोजन, रात का भोजन ले लें। अगर हम बीच में 15 घंटे 16 घंटे अगर कुछ नहीं खा रहे हैं, तो बॉडी को अपनी अंदरूनी सफाई करने का समय मिल जाता है। जब अंदरूनी सफाई होगी तब उस इंजेक्शन का प्रभाव ख़त्म होगा। और डिटॉक्स करने में हमारे लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो लीवर का एक्यूप्रेशर पॉइंट LV3 आपको दबाना चाहिए। हमारे पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में ये LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट आप दबाएंगे तो आपको यहाँ पे दर्द ज़रूर मिलेगा। दाहिने पैर में दर्द ज़्यादा मिलेगा क्योंकि लीवर दाहिनी तरफ होता है, लेकिन दोनों तरफ दबा के देख ले। अगर दोनों तरफ दर्द है तो दोनों तरफ दबाना है, नहीं तो दाईं तरफ तो ज़रूर दबाना है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दिन में 3 बार दबाना है, 2-2 मिनट के लिए। रेगुलर दबाएंगे तो इससे भी डिटॉक्स करने में आपको आसानी होती है। साथ ही साथ आपको अपने भोजन में मिलेट्स का प्रयोग करना चाहिए। मिलेट्स जो है वो हमारी पूरी सिस्टम को भीतर से ठीक करता है। जब भी कोई ऐसी बीमारी हो, जब थोड़ा सा मुश्किल आन पड़े, हमें समझ में नहीं आए क्या करें, कैसे करें, बार बार बीमार हो रहे हैं, तो यहाँ पे मिलेट्स बहुत फ़ायदा करता है। मिलेट्स 5 तरह के होते हैं: ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल, लिटिल। ये कर्नाटक में और साउथ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे इसकी खेती कहीं भी की जा सकती है। जानकारी के अभाव में हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।
आज़ादी से पहले हम भारत देश में ये मोटा अनाज ही ज़्यादा चलता था, गेहूँ और चावल हम कम खाते थे। तो इन पांचों का आप यूट्यूब पे अब देख लीजिएगा, रेसिपी अलग अलग रेसिपी बनती है, हर तरह का आइटम इससे बनता है। और सबसे बेस्ट है खमीर। खमीर सबसे ज़्यादा फायदेमंद है मिलेट्स के मामले में। तो मिलेट्स खाना शुरू करेंगे तो आपका पूरा बॉडी भीतर से बिल्कुल ठीक हो सकता है। आपको जो इंजेक्शन का जो साइड इफ़ेक्ट आ रहा है वो इंजेक्शन वॉश आउट हो जाएगा। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर HT7 है, छोटी उंगली के लाइन में, इसको भी दबाना है। यह भी आपके हृदय को, हार्ट को, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे, मिलेट्स खाएंगे। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का इमेज दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बहुत काम आता है, कई रोगों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर दर्द नहीं मिलता है लेकिन फिर भी आपको इसको रेगुलर दबाना है। तो HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे, LV3 दबाएंगे तो आपको धीरे धीरे फ़ायदा हो जाएगा। जी, थैंक यू सो मच सर इस सवाल का जवाब देने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि इनको डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो डिटॉक्सिफिकेशन में जैसे कि आपने बताया 24 घंटे का फास्ट ये रख सकते हैं। इसके अलावा डाइट में मिलेट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं क्या ये, और कितने वक्त, कितने, एक सप्ताह में कितने बार कर सकते हैं? मैंने अभी बताया कि 15 से 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। हफ्ते में 7 दिन कर सकते हैं। अगर 7 दिन पॉसिबल नहीं हो तो 5 दिन कर लें, 3 दिन तो कर लें, जी जी, है ना, तो भी बॉडी को रिकवरी करने में फायदा करेगा। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि लिक्विड ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए सो दैट डिटॉक्सिफिकेशन और भी ज़्यादा फास्ट और अच्छे से हो जाए। जी, तो थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, बहुत जल्द ही स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि यदि आपके मन में भी आपके सेहत से जुड़ा हुआ कोई सवाल है और आपके मन में ये सवाल है कि हमें ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगी आप ज़रूर पूछिए आपका सवाल, और आपके सवाल का जवाब हम देंगे डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में। इसी कार्यक्रम में हर शुक्रवार को हम Q&A सेशन लेते हैं जिसमें आप अपना सवाल भेज सकते हैं। सवाल भेजने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर आप अपना सवाल रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप सवाल रिकॉर्ड करके भेजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे हैं, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित, आपकी बीमारी से संबंधित सवाल हमें भेज सकते हैं। और ध्यान रखें कि यदि आपको एक ही बीमारी है, यदि आपको एक से ज़्यादा बीमारी है, तो आप क्रमशः उन बीमारियों के बारे में हमें बताएं कि पहले आप जब बोल रहे हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी एज ये है, मुझे पहले माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, अब मेरे को हाथ पैरों में दर्द है, जो भी आपकी समस्या है, इस क्रम में आप अपने सवाल और डिटेल में अपना सवाल हमें भेजें, तो हम आपकी मदद जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी के साथ अब शुरू करते हैं सवाल जवाब श्रृंखला को एक बार फिर से। अगला सवाल जो हमें भेजा है वो दीपमाला जी ने भेजा है, तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। मेरा नाम दीपमाला है। मैं 3 साल से PMC के साथ जुड़ी हूँ। पत्री जी से भी मिली हूँ, धीरेन्द्र सर से मिली हूँ। और तो अभी मेरे को 1-2 हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे नी में बहुत सीवियर पेन है। और एक चीज़ है कि मैं मेडिटेशन डेली करती हूँ 99%, बट कभी ट्रैवलिंग है तो जैसे नहीं कर पाई 1 आवर भी नहीं। 99% मैं 1 आवर करती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं इतना रेगुलर कर रही हूँ, फिर क्यों मेरे ब्रेक आ रहे हैं। तो किसी जानकार ने बोला कि नेगेटिव एनर्जीज होते हैं जो तुमको, तुम्हारी फैमिली को अफेक्ट करते हैं स्पेसिफिकली। मुझे ऐसा कहा कि तुम्हारे पितरों का वो है। और ये एक एजुकेटेड डॉक्टर जो कि काउंसलर हैं, उन्होंने कहा है। तो उन्होंने किसी और के साथ मीटिंग करवाई थी और बताया। तो सर इसको मैं कैसे, हाउ टू ओवरकम? दीपमाला जी, आप पति जी से मिली हैं, फिर भी इन तरह की चीज़ों में आप उलझ रही हैं, परेशान हो रही हैं। ध्यान करने से, सेवा करने से हम सभी तरह की सो कॉल नकारात्मकता से बहुत आसानी से बच सकते हैं। निगेटिव एनर्जी के कंसेप्ट से ज़्यादा आप साधना की गहराइयों में उतरने पर फोकस करें कि कैसे मेरा मेडिटेशन डीप हो। और यहाँ पर आपने सुना होगा कि स्वाध्याय का महत्व है और सेवा का महत्व है। जितना हम सेवा करते हैं, और सेवा हम कई ढंग से कर सकते हैं, हम ध्यान सिखा सकते हैं, हम दान दे सकते हैं, हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, हेल्प हम अपने नॉलेज से कर सकते हैं, हेल्प हम किसी बीमार को टाइम देकर कर सकते हैं,
हेल्प करने के तो सैकड़ों ढंग हो सकते हैं। जितना हम हेल्प करते हैं उतने हमारे कर्मा अच्छे होते हैं, उतने हम दिव्य शक्तियों से घिर जाते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड में जो भी दिव्य शक्तियां हैं वो सभी को हेल्प करते रहती हैं। तो जितना हम हेल्प करते हैं दिव्य शक्तियां खुद ब खुद हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो साधना की बारीकियों पर फोकस करें और अपने पॉजिटिव कर्मा पर, पॉजिटिव एनर्जी पर फोकस करें। इस तरह की बातों में कि पितृदोष है और वो है, ये सब बहुत बचकानी बातें हैं। देखिए, दुनिया में तो कई तरह के लोग हैं, हमें किनकी बातों को महत्व देना चाहिए ये भी एक समझ है। साथ ही साथ आपको पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करना चाहिए। पिरामिड भी अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। पॉजिटिव कर्मा, सेवा, पिरामिड, इन सभी का जब आप प्रयोग करेंगे तो आप बहुत आसानी से नॉर्मल हो सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको जब जो नी में पेन है तो हमारी उंगली, छोटी उंगली के टिप्स पे ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। छोटी उंगली के टिप्स पे आपको ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। ST9 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दोनों हाथों में दबाना है। यहाँ पे दबाने पर दर्द नहीं होता है, फिर भी आप दबाइए और यहाँ पर हरा रंग या लाल रंग लगा के रखिए। ST9 आपको दिखाया जा रहा है। ST9 के साथ साथ आप ST7 भी दबा सकते हैं। ST7 दबाने से आपका बेसिकली आपका हार्ट चक्रा, हार्ट ऑर्गन जो है वो मजबूत होगा। आपके भीतर थोड़ा डर ज़्यादा है, आपकी बात सवाल से ऐसा लग रहा है, तो हृदय को मजबूत करना, हार्ट को मजबूत करना भी ज़रूरी है। और पैर में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसको भी आप दबा सकते हैं। वह भी हमारे जॉइंट पेन को, नी पेन को ठीक करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। LV3 पर तो दर्द अक्सर मिलता है। जब तक दर्द मिलेगा तब तक आपको इसको रेगुलर मसाज करके दर्द को दूर करना है। नॉर्मल दर्द नहीं हो रहा है, जब LV3 पर मसाज कर रहे हैं तब दर्द हो रहा है। तो LV3 को मसाज करेंगे, ST9 को मसाज करेंगे, ST7 को मसाज करेंगे, तो आपकी जो दर्द का जो एनर्जी कारण है, जो नाड़ियों में बह रहा है, वो ठीक होगा। और आध्यात्मिकता में जब आप आ चुके हैं तो इस तरह की नेगेटिव एनर्जी के कंसेप्ट से बच के रहिए। जो लोग नेगेटिव एनर्जी की बातें करते हैं उन लोगों से बच के रहिए। सेवा सबसे अच्छा हमें दिव्यता से जोड़ता है, ध्यान और सेवा, इसमें आगे बढ़िए। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, जो नेगेटिव बातें हैं उनसे दूर रहना है। जो नेगेटिव बातें जो लोग करते हैं उनसे दूर रहना है। जी, क्योंकि जो डरते हैं वो अपनी बातों से भी अनजाने से दूसरे से डरा देते हैं। बिल्कुल। अब इन्होंने कहा कि जो हैं वो डॉक्टर हैं और काउंसलर हैं। अब डर जो है वो डॉक्टरों में ज़्यादा होता है। मेडिकल सिस्टम में डर के बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, दवाइयों के ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो डर को समझना और डर को जीतना, ये तो आध्यात्मिकता में उच्च अवस्था पाते हैं तब दूर हो सकता है। जी। कोई डॉक्टर भी अगर आपको डर की बातें कहता है, डॉक्टर भी अपना सोच समझ के चुनना चाहिए कि कौन डॉक्टर आध्यात्मिक है, कौन डॉक्टर के भीतर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, कौन सकारात्मक बातें करता है, कौन अपलिफ्ट करता है हमें अपने शब्दों से। जहाँ पर डर है, जिन लोगों की भाषा में डर है, उनसे बचकर रहें। जी, तो सर क्या इनको सज्जन सांगत्य नहीं बढ़ा देना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। इनको ढूंढना चाहिए कि कहाँ पर हैं इनके जैसे पिरामिड मास्टर, अच्छे पिरामिड मास्टर, और उनके पास जाइए। अच्छे पिरामिड मास्टर या अच्छे आध्यात्मिक लोग के संपर्क में जाएंगे तो हम अपने आप, हमारी सोचने का ढंग बेहतर होता है, हमारी ऑरा अच्छी होती है। तो सज्जन सांगत्य तो बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान, सेवा और सज्जन सांगत्य। दीपमाला जी, आपको ये चाहिए। आशा करते हैं दीपमाला जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन सब चीज़ों को समझेंगी और आपका जो नेगेटिव जो सोच का कंसेप्ट है, जो आपको डर बना हुआ है, आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप सज्जन सांगत्य अपना बढ़ाएंगे और मेडिटेशन पर और भी ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रेणु सारण जी का, तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं रेणु सारण ज़ैम्बिया से बात कर रही हूँ। मेरा 3 साल पहले हिस्टेरेक्टमी हुआ था और मेरा यूट्रस ग्लूड था, तो चिपका हुआ था। तो जिस तरीके से वो निकाला गया उससे आई डेवलप्ड हर्निया।
तो मेरा 1.5 साल पहले इंडिया में जयपुर में हर्निया का ऑपरेशन हुआ, जो इट वाज क्वाइट बिग 10.5 सेंटीमीटर। मगर हर्निया मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ, लेकिन जब से हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, फ्रॉम दैट सेम वीक आई एम कंप्लेनिंग दैट मेरे को राइट हैंड साइड पे एक ऐसे नर्व्स कह सकते हैं लाइक फूली हुई, जो मुझे एकदम जहाँ लोअर एब्डोमेन एंड थाइस का जो जॉइंट है, मुझे वहाँ पर ऐसे फील होता है। और साइड हिप में भी एक पॉइंट पे वहाँ पे थोड़ा पेन रहता है, और लोअर एब्डोमेन में हमेशा पेन रहता है। जो नीचे राइट साइड पे ही नी में भी मेरे को फील होता है। तो मेरे को इस वजह से आपसे कंसल्ट करना है प्लीज़। बैक में भी राइट साइड पे ही, मतलब सब कुछ राइट साइड पे दर्द हो रहा है। जस्ट फॉर लिटिल मोर इंफॉर्मेशन, मेरे को बचपन से ही पीरियड्स में हमेशा बहुत ज़्यादा पेन रहा है। मेरे बहुत पेनफुल पीरियड्स होते थे, रेगुलर होते थे बट बहुत पेनफुल होते थे हमेशा से। सो समथिंग इज़ नॉट राइट, सो प्लीज़ गाइड करिए। धन्यवाद। देखिए रेणु जी, सबसे पहले तो यह बात हमें समझनी जाननी है कि दुनिया में बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं वो अननेसेसरीली हो रहे हैं, और यह बात सिर्फ मैं नहीं, सर्जरी के सर्जन और सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर इयान हैरिस भी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में ये डॉक्टर इयान हैरिस मेडिकल प्रोफेसर हैं, सर्जन हैं, वो सर्जरी करते हैं, लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बुक लिखी है, सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो। और इस किताब में डॉक्टर इयान हैरिस बोलते हैं कि दुनिया में आधे से ज़्यादा सर्जरी अननेसेसरीली हो रही हैं, उतनी सर्जरी की ज़रूरत है नहीं। तो हिस्टेक्टोमी हुआ तो पहले हिस्टेक्टोमी ही क्यों हुआ? जो हिस्टेक्टोमी का जो कारण था, क्या उसे हम प्राकृतिक तरीके से ठीक नहीं कर सकते थे? अब ऑपरेशन के दौरान कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, कुछ इधर उधर हो जाता है। अब वो कह दिया कि ये चिपका हुआ था तो हमें उसके कारण से हर्निया हो गया। कॉम्प्लिकेशन, साइड इफ़ेक्ट सभी चीज़ों के हैं, सर्जरी के तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मिस्टेक, हम दो बड़ा मिस्टेक कर चुके, हिस्टेक्टोमी का ऑपरेशन और एक दूसरा फिर हर्निया का ऑपरेशन। हमें यह पता करना चाहिए कि कौन से चक्रा पर मुझे काम करने की ज़रूरत है जिससे ये चीज़ ठीक हो सके। हमारा मणिपुर चक्र जो स्प्लीन को एनर्जी देता है, और स्प्लीन ही हर्निया के लिए या हिस्टेक्टोमी का जो रीज़न है, अगर ब्लीडिंग रीजन है तो वहाँ पर स्प्लीन को, मणिपुर चक्रा को ठीक करने की ज़रूरत है। अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करना सीखिए। जब आप सोलर प्लेक्सस, आपका मणिपुर चक्र ठीक हो जाएगा, आपकी समस्या तब जाकर ठीक होगी। मणिपुर चक्र पे, सोलर प्लेक्सस पे कैसे काम करना है? ध्यान में जो हम बैठते हैं, आप मणिपुर चक्र के म्यूज़िक के साथ राग मालकौंस, राग शुद्ध सारंग, इसके साथ ध्यान करने के लिए बैठिए। ध्यान के अंत में 2 मिनट से 5 मिनट के लिए अपने सोलर प्लेक्सस पर अटेंशन रखिए और ये भाव रखिए कि मेरी ऊर्जा संतुलित हो। संतुलन जब हम शून्यता में पहुंच चुके हों मेडिटेशन के दौरान, और शून्य अवस्था में आकर जब भाव करते हैं, तो जैसा हम भाव करते हैं वैसा हमारे शरीर में होने लगता है। ये बहुत इजी है। चक्र को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए मंत्र का प्रयोग या विजुलाइजेशन मैं व्यक्तिगत रूप से रिकमेंड नहीं करता हूँ। इजी मेथड हमें करना चाहिए, वो हमें ज़्यादा आसानी से ठीक कर सकता है। साथ ही साथ आपको मिलेट्स पे आ जाना चाहिए। मिलेट्स का सिस्टम 5 मिनट्स हमारी बॉडी को बिल्कुल भीतर से ठीक करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, ज़्यादा लग रहा है कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं, तो आप मिलेट्स खाना शुरू कर दें। 5 मिनट्स का खमीर खाएंगे, आपकी बॉडी भीतर से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत फ़ायदेमंद है, और ख़ासकर खमीर, इसकी हर आइटम, खिचड़ी है, रोटी है, डोसा है, हर एक आइटम हम इससे बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है खमीर। तो मिलेट का खमीर खाना शुरू कीजिए। अपने मणिपुर चक्रा, स्प्लीन पे काम कीजिए। और आपने जो ये पेन बताया, तो 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, SP6 और SP9। हर्निया के लिए वैसे SP4 भी बहुत अच्छा है। SP4, SP6, SP9, ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको काम करना चाहिए अपने पैर में। SP4 जो है हमारे तलवा और उसके ऊपर का जो सांवला पोर्शन होता है, उसका जो जंक्शन है वहाँ पर है।
दोनों SP4 पे आप दबाएंगे, खासकर आपको दाहिने में दर्द मिल सकता है। दर्द मिलता है तो दोनों तरफ करें, नहीं तो सिर्फ दाहिनी तरफ करें। और इसको 2-2 मिनट से लेके दिन में 3 बार दबाना है। और यहाँ पर आपको हल्दी लगानी है। स्प्लीन मेरिडियन के लिए हल्दी, पीला रंग बहुत फ़ायदेमंद है। 2 मिनट के लिए दबाइए और उसके बाद हल्दी का गाढ़ा लेप लगा के यहाँ पर 6 घंटे के लिए दिन के समय छोड़ दीजिए। तो SP4 से स्प्लीन मजबूत होना शुरू होगा। फिर SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, एंकल से 4 अंगुल ऊपर। दोनों पैर में आप चेक करें। SP6 पे अगर दोनों पैर में दर्द मिलता है तो दोनों पैर में दबाएं। तो किसी एक पैर में दर्द है तो इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। 3 नाड़ियों का ये जंक्शन होता है। तो अपने दोनों हाथों के दोनों अंगूठों से आपको बारी बारी से ये SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। और SP6 के साथ आपको SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। इसी SP6 के लाइन में ऊपर बढ़ेंगे तो घुटने के पास अंदर की तरफ ये SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। SP9 पे दर्द तो श्योर शॉट मिलता है। ये बहुत टेंडर पॉइंट है, दर्द वाला पॉइंट है। तो आराम से दबाइएगा इसको। धीरे धीरे आपका ये दर्द जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। रोज़ 3 से 5 बार आपको यहाँ पे आइडियली दबाना चाहिए। आप तीनों ही एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी जब लगाते हैं तो उस पर लाइट पड़नी चाहिए, यानी कि कपड़ों से वो कवर नहीं होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर काम करेगी। SP4, SP6, SP9 पर काम करेंगे, अपने मणिपुर चक्र पे काम करेंगे तो आप पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। सर, जैसे कि आपने बताया कि मणिपुर चक्र पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस मामले में जी। तो इस मामले में जब मणिपुर चक्र की हम बात कर रहे हैं तो इसका सन से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो क्या सोलर एनर्जी लेना भी इनके लिए ज़रूरी है? सन में बैठना ज़रूरी है? यस, इन्होंने बताया है कि इनको बैक पेन भी होता है। जी। तो बैक पेन जिनको भी बैक पेन होता है उनके लिए भी सोलर एनर्जी अच्छी है। ओके। तो सूर्य की तरफ पीठ करके 15 मिनट से आधे घंटे का ध्यान सूर्य प्रकाश में बैठकर इनको प्रातः काल में सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर में करेंगे तो उससे भी इनको फ़ायदा हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं कि रेणु जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, बहुत जल्द ही स्वस्थ भी हो जाएंगी। तो मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, यदि आपने अभी तक अपना सवाल हमें नहीं भेजा है, यदि आपके मन में आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई भी सवाल है तो वो सवाल आप हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर एस रंजन आपके सवाल का जवाब देंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आप अपना सवाल भेजने के लिए हमें एक ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है। इसी नंबर पर आप अपने स्वास्थ्य से जुड़े सवाल हमें भेज सकते हैं। और ध्यान रहे, जब भी आप अपना सवाल भेजें तो अपना डिटेल में आपकी समस्या हमें बताएं, जिससे कि हम आपकी समस्या को समझकर उसको रूट से ठीक करने का, रूट से हील करने की आपको उपाय बता पाएं, जिससे कि आप भी स्वस्थ हो जाएं। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रघुवीर सिंह का, ये दिल्ली से हैं। तो सुनते हैं इनका सवाल। नाम रघुवीर सिंह, उम्र 66 वर्ष, दिल्ली से। मुझे ना हर्नियों की प्रॉब्लम है जो बिगर ऑपरेशन के क्या ठीक हो सकती है, उसके बारे में कुछ समाधान बताएं। मेरी हार्ट बीट 40 और 45 के बीच में रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती है। इसको बढ़ाने का कोई उपाय है तो बताएं कृपया। हर एक बीमारी हम ध्यान से और आध्यात्मिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। हर्निया को भी हम बिना ऑपरेशन बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊर्जा पर, अपने चक्रा पर प्राकृतिक ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से काम करना सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपने बताया कि हार्ट बीट आपकी कम रहती है, इसको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। हर्निया हमें फिजिकली पता है, लेकिन इसका भी कनेक्शन है, इसका भी रोल है। तो हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए हम ST7 और ST8 इन एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। ST7 हमारी कलाई पर छोटी उंगली के लाइन में है और ST8 हमारे जो पाम का जो हार्ट लाइन है इस जगह पर है। हमें बारी बारी से दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को 20-20 बार दबाना है और दिन में 3 से 5 बार दबाना है। ST7 और ST8 का आपको इमेज दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वैसे 4 से लेकर 9 पॉइंट तक है। 7 और 8 के अलावा ST9 भी आप दबा सकते हैं, लेकिन सबसे मेन जो है ST7 है और ST8 है। ST7 ST8 को 2 मिनट तक दबाने के बाद
आप वहाँ पर लाल रंग भी लगा सकते हैं। रेड कलर थेरेपी भी यहाँ पर कामदायक बहुत अच्छा काम करती है। रेड कलर जो है, लाल रंग, वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और HT7 पे जो हीट ची है उसको इम्प्रूव करती है। HT7 HT8 पर दोनों तरफ काम करेंगे। सूर्य प्रकाश में आप आधे घंटे के लिए ध्यान में बैठा करें। सूर्य प्रकाश से आई हुई सौर ऊर्जा वो भी आपके हृदय को स्वस्थ बनाएगी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर काम करते हुए आप हर्निया के लिए स्प्लीन मेरिडियन पर काम कर सकते हैं। अभी हमने SP4, SP6, SP9 की बात करी थी। यही तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर आप ठीक से करते हैं तो आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। हाँ, जो SP4 यहाँ पर महत्वपूर्ण है पुरुषों के लिए, वो बाएं पैर में है। लेफ्ट पैर की SP4 का मसाज करना है। आपको चित्र राइट पैर का दिखाया जा रहा है, ऐसा आप लेफ्ट पैर में करें। SP4 पर दर्द मिले या ना मिले, आप वहाँ पर मसाज करें और आप वहाँ पर हल्दी लगाएं। हल्दी लगाने से और मसाज करने से SP4 की एनर्जी बढ़ेगी और अल्टीमेटली हमारे स्प्लीन की एनर्जी बढ़ेगी। और स्प्लीन जब मजबूत हो जाए तो हर्निया अपने आप हमारा ठीक होने लग जाता है। SP4 के साथ साथ आप SP6 और SP9 पर भी काम कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मोनिका जी का। मोनिका जी मध्य प्रदेश से हैं, तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम मोनिका है और मैं 25 साल की हूँ। मैं भोपाल से हूँ। मुझे 8 साल से PCOD है सर, और अभी जनवरी में मेरा ऑपरेशन हुआ है जिसमें मेरी एक ओवरी रिमूव हो गई है। तो आप इस पे थोड़ा सा गाइड कीजिए मुझे। और कोई ना कोई बीमारी मुझे होती रहती है। अभी मुझे साइनस भी हो गया है। सर, इन्होंने जिक्र किया जैसे कि PCOS की प्रॉब्लम थी इनको 8 साल से और इनकी ओवरी रिमूव कर दी गई, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, ऐसा क्या कारण? देखिए ये बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अफसोस की बात है जी कि मेडिकल सिस्टम में सर्जरी को बहुत लाइटली ले लिया जाता है। PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को, PCOD को, इसको PCOD भी बोलते हैं, इसको तो कई तरीके से ठीक किया जा सकता है। और PCOD और PCOS में वेट को नॉर्मल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट को नॉर्मल रखने की बात तो ज़्यादा की नहीं जाती जी, और सर्जरी की बात ज़्यादा कॉमन हो जाती है। हमें सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए। सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हमने इससे पहले के सवाल में देखा था कि ऑपरेशन कराया तो हर्निया हो गया, अब उस हर्निया को ऑपरेशन कराया तो दूसरे दर्द हो रहे हैं। हमें प्राकृतिक और आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति को अपनाना चाहिए, वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। कोई भी ऑपरेशन अगर हम उसमें 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक अगर वेट कर सकते हैं और अगर आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाकर इलाज अपना कराते हैं, जो हम यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें बता रहे हैं वो करते हैं, डिटॉक्स करते हैं, मिलेट्स खाते हैं, अपने चक्रों पे काम करते हैं, तो ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम थोड़े सावधान हो जाएं, ये हेल्दी ट्रेंड नहीं है। लेकिन चलिए, अब जो आप बता रहे हैं कि अब बीमार होते रहते हैं, अलग अलग समस्या आती रहती है, जब समस्या ज़्यादा हो तो हमें अपने बॉडी के डिटॉक्स पर ध्यान देना है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना सीखिए, मिलेट्स खाना सीखिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग 15 से 16 घंटे की फास्टिंग और मिलेट्स खाना सीखेंगे तो आपका सिस्टम भीतर से पूरी तरह से ठीक होगा। साथ ही साथ अपने चक्रों पर काम करना सीखिए। अगर PCOD की प्रॉब्लम थी तो यहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, इसके बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो उसकी म्यूजिक थेरेपी से हम काम कर सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र यानी से नीचे से दूसरे नंबर का चक्र और उसके ऊपर का सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र, ये दोनों चक्र अगर संतुलित हो तो PCOD नहीं होगा तो ठीक हो जाएगा। अब इसको हम म्यूजिक थेरेपी से कर सकते हैं। अपने ध्यान को हमें रेगुलर दिन में 2 बार में बैठना चाहिए, करना चाहिए और मेडिटेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए फोकस करना चाहिए। हम अपने को व्यस्त मान लेते हैं कि मैं लाइफ में तो मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं निकालते हैं, और जब समस्या बढ़ जाती है तो फिर हम हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ते हैं और फिर जो भी बोलता है डॉक्टर हम वो मान लेते हैं। समय रहते हमें सावधान रहना चाहिए, अपना केयर करना चाहिए, सेल्फ लव बढ़ाना चाहिए। सेल्फ लव बढ़ाना भी PCOD और PCOS में बहुत फ़ायदेमंद है। और सेल्फ लव बढ़ाने के लिए हमें यू कैन हील योर लाइफ पढ़ना है और उस पर बना हुआ एपिसोड परिवर्तन देखना है। सेल्फ लव बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है।
अगर हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद का सम्मान नहीं करते हैं, खुद को कमज़ोर समझते हैं, लाचार समझते हैं किसी भी तरीके से, लाइफ में कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स है, इमोशनल एस्पेक्ट्स है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। किसी भी मामले में अगर हम अपने आप को लाचार समझते हैं, कम प्यार देते हैं तो समस्या आती है। सेल्फ लव करते हैं तो हम हर तरीके से ठीक होते हैं। तो सेल्फ लव पे काम कीजिए। जब भी आईने के सामने जाएं, खुद को बोलिए मैं स्वयं से प्यार करती हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ। परिवर्तन आप देखेंगे, यू कैन हील योर लाइफ पढ़ेंगे तो ये सब बातें आपको स्पष्ट होंगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं बात करूं तो साइनस के लिए आप जल नीति कर सकते हैं और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, PC6 और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना चाहिए आपको। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी चौड़ाई से सेंटर में रिस्ट से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे होता है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे तो आपको जो समस्या हो रही है एसिडिटी की और वो समस्याओं में आपको आसानी मिलेगी। आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके हृदय चक्र के रीजन में ची का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। हम जल्दी घबरा जाते हैं, वह भी एक कारण होता है। अपने वेट को नॉर्मल रखें। नॉर्मल वेट आपको पता होगा आपकी हाइट के हिसाब से, उसको मेंटेन करें नॉर्मल। अगर वेट नॉर्मल रहता है तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। वेट को नॉर्मल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट कम ज़्यादा होगा तो दूसरी समस्या तो फिर तो आएंगी ही आएंगी। ओबेसिटी कई अलग अलग बीमारियों को लेकर आता है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करने के साथ साथ SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको हेल्प करेगा। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में होता है। दाहिनी तरफ का SP4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मसाज करें और SP4 पर हल्दी लगाएं। अगर पूरे महीने नहीं लगा सकते तो जिस समय पीरियड आते हैं उस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन 5 दिनों में तो SP4 पे ज़रूर एक्यूप्रेशर पॉइंट लगाएं। अगर SP4 को आप मसाज कर रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं तो ये आपके हर एक तरह के हेल्थ को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच सर, इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं कि मोनिका जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपने ऊपर काम करना शुरू करें और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निशा जी का। निशा जी दिल्ली से है, तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। मेरा नाम निशा है, मैं दिल्ली से हूँ और मेरी एज 45 है। मेरा प्रश्न है कि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्या वो ठीक हो पाएंगी और हो पाएंगी तो कैसे? इलाज क्या है उसका? दुनिया में सब कुछ ठीक होता है निशा जी, ठीक करने के लिए हमें बस वैसा प्रयास करना पड़ेगा। अब आँखें जो हैं उनका कनेक्शन लीवर से माना गया है, तो अगर हमारी लीवर मजबूत हो तो आँखें भी मजबूत रहेंगी। तो लीवर का एक्यूप्रेशर पॉइंट LV3 हमें अपने पैर में करना है, मसाज करना है। पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। दाहिने पैर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LV3 को मसाज करें दिन में 3 बार 2-2 मिनट के लिए। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज करने के साथ साथ आपको जूसेस अधिक लेने चाहिए, खासकर शुगर केन जूस, गन्ने का जूस। हर तरह का जूस जो है हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। जूसेस जो हैं हमारी बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट होते हैं, तुरंत न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं और डिटॉक्स करने में आसानी होती है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करें, शुगर केन जूस लें और ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे दोनों आँखों के नीचे सेंटर में चिक बोन के लोअर बॉर्डर पे, ये ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको ब्यूटी पॉइंट भी कहते हैं। जिनको खूबसूरत रहना है वो अपने इस ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज कर सकते हैं वर्टिकली। तो ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे तो हमारे आँखों के रीजन में, हमारे फेस में एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा। हम अपने आँखों को भी मसाज कर सकते हैं। आँखों को बंद रखते हुए हम मीडियल टू लैटरल, बीच से किनारे की ओर जेंटल मसाज हम कभी कभी कर लिया करें। आईब्रो का भी हम मसाज कर सकते हैं मीडियल टू लैटरल। जब हम आँखों का मसाज करते हैं तो हमारे आँखों के रीजन में ब्लड फ्लो और एनर्जी फ्लो बढ़ता है। मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं, जब बाहर आते हैं तो आँखों पर हाथ आप थोड़ा अधिक देर रखे रहें और भाव करें कि ध्यान में जो ऊर्जा आई है वो हाथों के माध्यम से आपकी आँखों में जा रही है। आँखों की एनर्जी को हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। आँखों की एनर्जी को हम सन गेजिंग के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। सूर्य त्राटक, सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर आप सूरज को 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए आराम से देखिए। सूरज को देखना है या सूरज को थोड़ा सा ऊपर देखना है, और सूरज को देखते हुए जितनी देर अगर आप देखते हैं 2 मिनट या 3 मिनट या
4 मिनट, तो उतनी देर कम से कम आपको आंख बंद करके उसी टाइम भी बैठना है, ताकि जो सूरज की जो एनर्जी आपकी आंखों में आई है, आंखों में आती है और हमारे पूरे शरीर में भी आती है, वो एनर्जी प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए, असिमुलेट हो जाए। आप चाहें तो आप अधिक देर भी ध्यान में बैठ सकते हैं। तो सूर्य त्राटक से, सूर्य सन गेजिंग से भी हमारी आंखें बहुत स्वस्थ होती हैं। और यू कैन हील योर लाइफ पढ़ के आप साइकोसोमेटिसिटी पर भी काम कर सकते हैं। जब सभी पर काम ठीक से करेंगे तो बिल्कुल आँखों को नॉर्मल किया जा सकता है। दुनिया की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लाइलाज है। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सर, आपने इस सवाल का भी जवाब दिया। आप इतने सारे हमारे व्यूअर्स की समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नरेंद्र कुमार गुप्ता जी का, ये यूपी से है। इनका सवाल इनके बेटे के लिए है, तो आइए सुनते हैं इनका सवाल। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ और यह सवाल मैं अपने बेटे के लिए भेज रहा हूँ जिसकी उम्र 12 वर्ष है। उसके नीचे से पैर बहुत फटते हैं। एलोपैथिक इलाज करा चुके हैं, इलाज करते रहते हैं तो ठीक रहते हैं, इलाज छोड़ देते हैं तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। कृपया कोई इलाज बताइए। नमस्ते। एलोपैथी उपचार से बेहतर है कि हम प्राकृतिक उपचार करें, वो ज़्यादा कारगर होता है। प्राकृतिक उपचार यानी कि प्रकृति के पास जाना। नेचुरोपैथी में स्लोगन है मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की यही दवा। तो यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट में पहले आपको बता देता हूँ, हमारे पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज करेंगे। जो स्किन फट रहे हैं ये इनडिफिशियंसी है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करने से इन की ऊर्जा आपकी जो है संतुलित होगी। दाहिने पैर और बाएं पैर दोनों तरफ देख लें। बाएं पैर में ज़रूर करना है। दाएं पैर में अगर दर्द मिलता है, थोड़ा बहुत सेंसिटिव होता है, तो दाहिने पैर में भी कर सकते हैं। और लेफ़्ट पैर में आप SP4 पे दबाने के साथ साथ वहाँ पर आप हल्दी भी लगा सकते हैं। और मेडिटेशन उसको बच्चे को ही बताइए और ख़ुद भी बैठिए। 12 साल का बच्चा है तो 12 मिनट के लिए ध्यान में सुबह और शाम 2 बार बैठ सकता है। जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं ना, हमारी ऊर्जा संतुलित होती है और हर तरह की बीमारी ठीक होती है। दवाइयों से ज़्यादा काम मेडिटेशन की ऊर्जा करती है। हमें पता नहीं है ये बात, लेकिन सच्चाई तो यही है। अगर आप रेगुलर ध्यान में बैठेंगे और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे तो धीरे धीरे आपको फ़ायदा महसूस होना शुरू हो जाएगा। जी सर, इसी के साथ बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है RB सिंह जी का, ये गुजरात से हैं। इनका सवाल सुनते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा नाम RB सिंह है। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरी वर्तमान में उम्र 72 साल है। मैं पिछले तमाम वर्षों से किसी न किसी व्याधि से परेशान रहा हूँ। आजकल मुख्य रूप से मैं पैर की जलन, पीठ में हर तरह की उपद्रव जैसे गैस का बनना, एसिडिटी का होना, ब्लोटिंग होना और कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहता हूँ। मेरे हृदय की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं और कभी कभी काफ़ी ज़्यादा बीट करती हैं। मैं इन सब में आपका सलाह चाहता हूँ कि किस तरह से ये पैर की जलन, पेट की तकलीफ और हृदय की गति का ज़्यादा कम होना, इन सभी व्याधियों से मुक्त हो सकूँ। कृपया बताएं। आपने कई सारे सवाल एक साथ पूछे हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपके पेट की समस्याओं के बारे में बताता हूँ। जो ये पेट की अलग अलग तकलीफ़ें हैं, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, इसका सबसे अच्छा उपाय है मिलेट्स खाना। 5 मिनट्स को अगर आप खाना शुरू कर देंगे खमीर को, तो आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो आप दिन में 2 बार या 3 बार खमीर का सेवन किया करें। 5 मिनट खमीर बहुत अच्छा है पेट को ठीक करने के लिए और ये दूसरी चीज़ों को भी ठीक करेगा। पेट को ठीक करने के बाद आपको अपने हार्ट को ठीक करना चाहिए। हार्ट बहुत हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर हम दबाते हैं तो ये हमारे हार्ट को बीट को रेगुलर करेगा। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बाएं हाथ में ज़्यादा दबाना है, 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार दबाना है और यहाँ पर लाल रंग लगा के रखना है। इस पॉइंट पे दबाने पर दर्द नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको रेगुलर 2 से 3 मिनट दबाना है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने के साथ साथ जो आपने समस्या बताई है पैरों में जलन की,
उसके लिए आपको प्रकृति के पास जाना है, मिट्टी पर जाएं, घास पे जाएं और 15 मिनट के लिए सुबह शाम, नहीं तो कोई एक बार आप वहाँ पर उस पर पैर रख के बैठा करें, या आप पूरी तरह से मिट्टी पर ही ज़मीन पर ही बैठ जाएं और फिर आप 15 मिनट का ध्यान कर लें। 15 मिनट अगर आप मिट्टी या घास पर पैर रखते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में बैठने के बाद आप पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ें, पृथ्वी से प्रार्थना करें कि मेरी ऊर्जा संतुलित हो। अगर हमारी ऊर्जा संतुलित हो जाए तो सारी प्रॉब्लम ठीक होगी। पैर की जलन तो डेफिनेटली ठीक होगी। पैर की जलन जो है, इसमें विटामिन का भी रोल होता है। तो अंकुरित मूंग आप खाया करें। अंकुरित मूंग खाने से हम आपके भीतर ना जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, खासकर विटामिन्स हैं, वो मिलने शुरू हो जाएंगे। सप्लीमेंट के माध्यम से हमें विटामिन्स नहीं लेना चाहिए। जो नेचुरल चीज़ें हैं उन भोजन को, वैसे भोजन को लेना चाहिए जिसके माध्यम से हमें वो विटामिन अच्छे से मिल जाए। अंकुरित मूंग एक बहुत अच्छा उपाय है विटामिन्स को पाने के लिए, खासकर पैर के जलन में जिससे विटामिन की कमी होती है। तो इन सभी को उपाय को करेंगे तो आप डेफिनेटली स्वस्थ हो जाएंगे। उम्र को मत देखिए, उम्र कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ध्यान को अच्छे से 2 बार अपनाएं, ध्यान के बारे में दूसरों को बताएं। स्पिरिचुअल रियलिटी देखकर हमने ध्यान सीखा है, हम वो वीडियो तो दूसरों को देखने के लिए बोल सकते हैं, और पीएमसी हिंदी अगर देखने लग जाएंगे तो ध्यान अपने आप सीख लेंगे, है ना। उम्र की फिक्र ना करें और अपने स्वास्थ्य की, ध्यान की फिक्र करें, ध्यान बांटें, खुशियाँ बांटें, आप स्वस्थ हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के भी जवाब देने के लिए। आशा करते हैं आरबी सिंह जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, ध्यान करेंगे और बहुत जल्द ही स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो सर अब वक्त हो चला है कार्यक्रम को विराम देने का, यहीं पर समय सीमा समाप्त हो चली है। आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ पर आए, आपने कीमती समय दिया और हमारे व्यूअर्स के सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। यदि आपका सवाल का जवाब आज के इस एपिसोड में आपको नहीं मिला है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय सीमा एक लिमिटेड ही होती है। तो जितने सवालों का जवाब हम आज दे पाए, उतना जितना पॉसिबल था उतना दे पाए। और यदि आपका सवाल रह गया है तो आप परेशान ना हो, आपके सवाल का जवाब हम देंगे डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के Q&A सेशन में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप, आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यान करेंगे और पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। कार्यक्रम को हमारे को हमेशा देखेंगे और अपने जीवन में जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं उनको अपनाएंगे और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।